जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की मृदा एवं कृषि और पशुपालन। जो मृदा किस किस का संगठक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदा में क्या नहीं पाया जाता है। तो मृदा में खनिज पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, जल, वायु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नहीं पाया जाता है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो मृदा है उसको 3 भागों में बांटा गया है: भावर एवं तराई का क्षेत्र, और मध्य के मैदानी क्षेत्र, और दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र। जो भावर एवं तराई का जो क्षेत्र है, भावर एवं तराई का क्षेत्र है, ये सहारनपुर से पीलीभीत तक सबसे ज़्यादा है। किसका? भावर क्षेत्र का। और जो भावर क्षेत्र है, वैसे तो सहारनपुर से महाराजगंज तक ये फैला हुआ है। और तराई का क्षेत्र सहारनपुर शामली से आपका कुशीनगर महाराजगंज तक पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। और इसके बाद आपका जो आता है यानी गंगा यमुना का मैदान, जिसको मध्य के मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि भावर एवं तराई के क्षेत्र के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग है वो आपका मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और ये आपका पश्चिमी यूपी से यानी पूर्वी यूपी तक ये भाग पूरा फैला हुआ है। और मध्य मैदानी के बाद आपका दक्षिण का पठार, जो आपका जिसको बुंदेलखंड भी कहा जाता है। ये भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, ये मृदा कैसी होती है? हिमालय नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर एवं मोटे बलुआ से निर्मित है। अब ये जो भावर और तराई का जो क्षेत्र है, आपने जो देखा होगा कि हिमालय, जो शिवालिक जो हिमालय है वो उत्तराखंड में फैला हुआ है। ये आपको शिवालिक हिमालय दिख रहा होगा। और इसके जस्ट शिवालिक हिमालय के बाद बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपके इस प्रकार से, और ये शिवालिक हिमालय है। और इसके बाद आपका ये कंकड़ पत्थर हैं जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से जब शिवालिक हिमालय से नदियाँ होकर गुजरती हैं भावर क्षेत्र से, तो यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद आपके तराई वाले क्षेत्र में निकलती हैं। और तराई वाले क्षेत्र में ये दलदली नमी युक्त भूमि पाई जाती है, जिसमें धान एवं गन्ना की खेती की जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तर में सबसे कौन सा क्षेत्र है? भावर क्षेत्र। और दक्षिण में कौन सा है? तराई का क्षेत्र पाया जाता है। और तराई के दक्षिण में कौन सा भाग पाया जाता है? तो मैदानी भाग पाया जाता है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी तराई क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी होती है? समतल, दलदली, नम और उपजाऊ मिट्टी होती है। और यहाँ पर जो धान और गन्ना की खेती की जाती है। अब इसके बाद आपका कौन सा क्षेत्र आता है? मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? मैदानी क्षेत्र आता है। किसके नीचे आता है? ये तराई क्षेत्र के नीचे आता है। आपके जो तराई क्षेत्र में खादर और नवीन जलोढ़ और कछारी मृदा कहा जाता है। तो आपके मैदानी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? खादर, या जिसे जलोढ़ कहते हैं, या इसको कछारी मृदा भी कहा जाता है। और इस मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। मुख्यतः जो भारतीय जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और जो इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, वो प्लस्टोसीन युग में हुआ। ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है? तो प्लस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। अब इसका जो मैदान है, जो मिट्टी आई है वो कहाँ से आई? जो नदियों के द्वारा किसी एक क्षेत्र में उसको कॉप, गाद, कीचड़ बिछा दिया गया, जो आपके पूरे के पूरे मैदानी क्षेत्र बन गए। जो इसमें जो मिट्टी का जो निर्माण हुआ, जिसको हम जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और इसमें जो पदार्थ होते हैं, चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो कमी किसकी पाई जाती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो अधिकता पाई जाती है, किसकी? चूना, पोटास और मैग्नीशियम और जैव तत्व की अधिकता पाई जाती है। और इस मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है वो अधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो उर्वरक शक्ति होती है वो जलोढ़ मृदा की ही उर्वरक शक्ति होती है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, बलुआ, दोमट, मटियार आदि नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। और ये वांगर मृदा क्या होती है? गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के
बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहाँ की मृदा को वांगर मृदा या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। अब ये मृदा कैसे बनती है? वांगर मृदा जो नदी होती है और नदी का पानी इस प्रकार से इसमें प्रवाहित होता है, और जो नदी का पानी होता है एक साल में एक बार बाढ़ का पानी इस एरिया तक आ जाता है। तो जिस स्थान पर बाढ़ का पानी वहाँ तक आता है तो वो जो मृदा बनती है वो जलोढ़ मृदा बनती है। कौन सी बनती है? जलोढ़ मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है? जलोढ़ मृदा बनती है। तो यहाँ तक आपकी जलोढ़ मृदा हो गई। और जिस स्थान तक पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी कि आगे वाला जो क्षेत्र है वो आपका वांगर क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वांगर क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जिस स्थान पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है तो वो आपका क्षेत्र कहलाता है, वांगर क्षेत्र कहलाता है। और यह मृदा निरंतर कृषि उपयोग होने से इसकी उर्वरक शक्ति क्षीण हो गई है, और इस मृदा को अधिक खाद देने की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। जो लवणीय और क्षारीय जो मृदा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वो कानपुर से लेके पश्चिमी यूपी तक ये लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। जो लवणीय वाला जो क्षेत्र है वो आपका कानपुर से स्टार्ट होकर आपके पश्चिमी यूपी तक पूरी की पूरी लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। और जो लवणीय क्षारीय जो मृदा बनी है वो एक तरीके से जब किसान लोग सबसे ज़्यादा उसमें पानी लगा देते हैं, और पानी लगाने के बाद जिसके जो मिनरल्स होते हैं, जो तत्व जैव तत्व होते हैं, वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, किसका? क्षारीय और लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है। तो आपसे जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछता है वो कानपुर से आपका स्टार्ट होके आपके पश्चिमी यूपी तक ये मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। जो वांगर मृदा वाले क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण किसानों ने भूमि में अधिक उर्वरक का प्रयोग किया है, और उर्वरक मृदा में घुल गई है। और उर्वरक जो है, जो लवणीय मृदा है और क्षारीय मृदा है, वांगर मृदा वाले क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण किसानों ने भूमि में अधिक उर्वरक का प्रयोग किया। तो कुछ जो उर्वरक थी वो जल में घुल गई, और तथा कुछ जो उर्वरक थी पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, और एक नई मृदा का जो निर्माण हुआ उस मृदा को लवणीय या क्षारीय मृदा कहा जाता है। और जो इसका जो क्षेत्र है वो आपका अलीगढ़, आपका मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज वाला क्षेत्र, ये क्षेत्रों में आपकी लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। और जो लवणीय और क्षारीय मृदा के जो अन्य नाम हैं, जो इन नामों से भी इनको जाना जाता है, एक तो रेह, बंजर और कलहर, इन नामों से भी इस मृदा को जाना जाता है। तो जो मुख्य रूप से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जो लवणीय और क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती, तो कानपुर से लेके पश्चिमी यूपी तक, यानी ये पूरा का पूरा पश्चिमी यूपी तक ये क्षेत्र आपका लवणीय और क्षारीय मृदा पाया जाता है। जो और इसके जो अन्य नाम पूछे जाते हैं, रे, बंजर और कलर नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो एक क्वेश्चन आया था पुलिस में, जो आया था क्वेश्चन, वो क्या आया था कि जो जब आपकी जो मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है तो आप उसको कैसे सही करोगे? तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्षारीय मृदा में आप क्या मिलाओगे? जिप्सम मिलाओगे। और अम्लीय मृदा में क्या आप मिलाओगे? चूना पत्थर। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जो मृदा है सबसे ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। लेकिन जो यूपी वाला जो क्षेत्र है वो मथुरा, आगरा और अलीगढ़ वाले क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है, और इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। और इसमें जो अधिकता होती है वो लवण, फास्फोरस की अधिकता होती है, और कमी किसकी होती है? जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। जो आपकी मरुस्थलीय जो मृदा है वो यूपी के पश्चिमी जिले, जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है यूपी के पश्चिमी जिले यानी कि मथुरा और आगरा क्षेत्र वाले क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मथुरा और आगरा क्षेत्र वाले में पाई जाती है। अब ये मृदा क्यों पाई जाती है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ सबसे कम बारिश, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है। कितनी होती है? मात्र 54 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये बारिश मात्र 32 दिन तक बारिश होती है। कितने दिन तक? मात्र 32 दिन तक बारिश होती है। और जो आपका गोरखपुर है, जो आपका गोरखपुर वाला क्षेत्र है वो कौन? ये क्षेत्र है आपका
जो देवरिया, महाराजगंज ये वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 56 दिन तक बारिश होती है। कितने तक? 56 दिन तक बारिश होती है। और कितनी होती है तुम्हारी? 184 सेंटीमीटर इसमें बारिश होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपके गोरख क्षेत्र वाले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब जो भूड़ मृदा क्या होती है? ये गंगा यमुना की सहायक नदियों के वाड़ वाले क्षेत्र में पहले बलुआ मिट्टी 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूड़ मृदा कहा जाता है। तो आपने क्षेत्रों अपने भी क्षेत्रों में देखा होगा, अपने भी क्षेत्रों में ये देखा, खासकर ये दक्षिणी और ये जो मिट्टी पाई जाती है गंगा यमुना की सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। जो आपने टीले ऊंचे ऊंचे देखे होंगे, तो वो जो मिट्टी आपकी होती है जिसमें 10 से 20 फीट ऊंची ये मिट्टी होती है, जो इस मिट्टी को भूड़ मृदा भी कहा जाता है। अब तुम्हारी जो आती है काली मृदा, या जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, काली मृदा और या इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। और इसका जो स्थानीय जो नाम है वो है क्या है? करेल या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मृदा को करेल मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मृदा को करेल मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी खेती भी कहा जाता है। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा, जो आपका जो उत्तर प्रदेश है, मिट्टियों में 3 भाग में डिवाइडेशन है। एक भावर एवं तराई का क्षेत्र और मध्य का क्षेत्र और आपका दक्षिण का क्षेत्र, जिसको बुंदेलखंड का क्षेत्र भी कहा जाता है। जो मिट्टी का जो निर्माण हुआ है तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। किसमें हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। जो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ था वो प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। किसका? जलोढ़ मृदा का। जो बुंदेलखंडीय जो मृदा है उसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों से निर्मित है। किससे? चट्टानों से निर्मित है। और ये जो मृदा का जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगापार, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिला, ये क्षेत्रों में आपकी पठारीय मृदा पाई जाती है। और इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाती है वो लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। और आपकी जो परवा, और या इसको पड़वा कहते हैं, मार या माड़, राकर या राकड़ या भोंटा आदि मृदा यहाँ पर पाई जाती है। बुंदेलखंडीय क्षेत्र में आपसे जो मृदा पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी बुंदेलखंड में मृदा नहीं पाई जाती, तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन वहाँ पूछ लेता है। तो लाल, पड़वा, माड़ और राकड़ और भोंटा आपकी मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती। लाल मृदा, जो लाल मृदा का जो लाल रंग होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। और इसका जो निर्माण हुआ है विभिन्न चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। और इसमें जो खेती होती है वो दलहन और तिलहन की खेती होती है। परवा या पड़वा, परवा मृदा, पड़वा या पड़वा भी इसको कहा जाता है। जो इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हमीरपुर और जालौन जिला है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा कर लिया जाता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेलखंड की इनमें से कौन सी मिट्टी नहीं है। अगर जो परवा मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमीरपुर और जालौन जिले में ये मिट्टी पाई जाती है। मार या माड़ मृदा, ये मृतिका मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? मृतिका होती है। ये रेगुर मृदा के समान चिकनी और काली मृदा होती है। और ये जो क्षेत्र है वो पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में ये मिट्टी पाई जाती है। आपने अपने गांव के आसपास कहीं ताल होंगे, आपने देखे होंगे, तो उसमें आपकी चिकनी मिट्टी होती है, तो उसी प्रकार की ये मिट्टी होती है। और राकर जो मृदा होती है ये ढलानों पर पाई जाती है। जो नीचे जो तुम्हारे दक्षिणीय भाग में, जो बुंदेलखंडीय भाग में जो आपको जो ढलान है, तो वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। और भोंटा जो मृदा होती है ये भिन्न चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें जो खेती होती है मोटे अनाज की इसमें खेती होती है। भोंटा में किसकी खेती होती है? मोटे अनाज की खेती होती है।
अब मृदा अपर्दन क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो अपर्दन होते हैं। कौन कौन से? एक तो जलीय अपर्दन होता है और एक दूसरा तुम्हारा वायु अपर्दन होता है। और यह अपर्दन होता क्या है? एक्चुअल मृदा के कटने, बहने, उड़ने की क्रिया को अपर्दन कहा जाता है। माना कि यहाँ पर एक कोई खेत है और खेत होने के साथ साथ यहाँ और धूल मिट्टी या बहुत तेज़ी से जो हवाएं चलती तो यहाँ की मिट्टी यहाँ से उड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती तो वो सारी की सारी ज़मीन आपकी बंजर ज़मीन हो जाती। ये तो तुम्हारा वायु अपर्दन हो गया। और जलीय अपर्दन क्या होता है? जो आपका एक जो क्षेत्र होता है वो सारा का सारा जब नदियाँ बह के आती हैं और बाढ़ का पानी लेके आती तो वहाँ के क्षेत्र को अपर्दन कर देती हैं, यानी मिट्टी को वहाँ से काट देती हैं। तो वो सारा का सारा जो क्षेत्र होता है वो तुम्हारा बंजर भूमि हो जाता है। तो इस प्रकार की उसमें कोई किसान भूमि नहीं कर सकता है। और ये हमारी भूमि के लिए मृदा अपर्दन सबसे खतरनाक है। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मृदा के लिए सबसे जो खतरनाक है वो क्या है? तो आप ऑप्शन टिक करोगे अपर्दन। क्या? अपर्दन। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अपर्दन होता है किसका होता है? तो आप आंसर करोगे जलीय अपर्दन। किसका करोगे आंसर? जलीय अपर्दन। जो वायु अपर्दन होता है वो आपके मथुरा, आगरा इस वाले क्षेत्र में आपका वायु अपर्दन होता है। तो आपसे इसको इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते। और उत्तर प्रदेश में जो जलीय अपर्दन है वो किस क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा? जो चंबल वाला क्षेत्र है। आपने चंबल के वहड़ वाला और चंबल के जो डाकू सुने होंगे वो इसी क्षेत्र में रहते थे। जो चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं जब यहाँ से पानी लेके आती हैं तो उस क्षेत्र को पूरा का पूरा अपर्दन कर देती हैं, काट छाट कर देती है। आपने देखे होंगे उसमें कई प्रकार के टीले पाए जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो डाकू होते थे तो इन्हीं में वो छिप जाते थे। तो पुलिस वाले इसको आसानी से नहीं पकड़ पाते थे डाकुओं को। तो चंबल वाले जो डाकू थे वो चंबल क्षेत्र में ही रहते थे। और उसकी सुरक्षा कौन करता था? एक तरीके से चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी ने इस एरिया को पूरा का पूरा अपर्दन कर दिया है और यहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती है। जो अविनाल का जो क्षरण है तो सबसे ज़्यादा किस पर होता है? अधिक ढाल वाली भूमि पर आपका अवनाल का क्षरण होता है। जो अवनाल का जो क्षरण होता है वो किस प्रकार का होता है? यू और वी आकार का। जब कोई एक नदी आती है और अपने इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में ऐसे गुजर जाती तो ये यू प्रकार की अवनाल का है। अगर नदी इस प्रकार की वी बना का आकार बनाती है तो इसको वी आकार की अवनाल का कहा जाता है। तो यमुना और चंबल वाला जो क्षेत्र है यानी कि जो इटावा वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। आपसे अगर पूछेगा क्वेश्चन कि जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हुआ है तो आप इटावा वाले क्षेत्र को टिक करोगे। और दूसरा आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, यूपी पुलिस में पूछा गया था कि अवनाल का क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? तो आप इटावा। अगर उसमें इटावा ऑप्शन नहीं है तो आप उसको टिक करोगे आगरा वाला क्षेत्र। कौन सा? आगरा वाला क्षेत्र, यानी कि नंबर 1 पर आगरा और दूसरे नंबर पर आगरा। ये सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? जलीय अपर्दन हुआ है। लेकिन जो वायु अपर्दन हुआ है वो सबसे ज़्यादा आपका जो हुआ है आगरा, मथुरा और इटावा वाले क्षेत्र में ये वायु अपर्दन हुआ है। और उत्तर प्रदेश की कृषि और जो यूपी की जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो क्या है? कृषि। इवन भारत की भी जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो क्या है? कृषि ही है। क्या है? कृषि। उत्तर प्रदेश में जो कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में जो रोजगार प्राप्त है वो कितने लोगों को? लगभग 60% लोगों को रोजगार प्राप्त है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो रोजगार है उत्तर प्रदेश में लोगों को जो मिलता है वो लगभग 59.3%। और वहाँ अगर नहीं आता तो 60% के आसपास रोजगार मिलता है। जो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो कृषि में उसका कितना योगदान है? लगभग 26%। तो आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी में जो स्थान, जो उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी में जो कृषि का जो योगदान है वो कितना है? वो 26%। कितना? जिसमें वानिकी और मत्स्य भी आपका शामिल है। जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। कितने हैं? 9 क्षेत्र हैं। यानी कि और ये एक्चुअल होते क्या है? कृषि जलवायु प्रदेश यानी कि एक विशेष क्षेत्र जिसमें एक विशेष खेती की जाती है वो आपके जलवायु प्रदेश यानी क्लाइमेट क्षेत्र या फील्ड कहलाते। तो जो आपके हैं वो कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। कितने हैं आपके? 9 क्षेत्र हैं। आपसे आप याद रखो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। यानी कि जो आपके जो क्लाइमेट जो हैं वो कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9। लेकिन जो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? वो 127 है। ये कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस में और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको इसको याद रखना है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं?
9 है। कितने? इसमें एक्चुअल होता क्या है, जो प्रदेश क्या होते हैं, ये क्लाइमेट एक क्षेत्र होता है जिसमें एक निश्चित खेती की जाए, जैसे धान की खेती करना, आलू की खेती करना, ये विशेष खेती के लिए जाने जाते हैं ये क्षेत्र। और जो प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। कितने समूह क्षेत्र, यानी कि 8 प्रकार की एक तरीके से मिट्टी पाई जाती है, तो वो तुम्हारे एक हो गए कैसे, 8 क्षेत्र हो गए। समूह क्षेत्र कितने हो गए? 8 समूह क्षेत्र हो गए। लेकिन आपकी जलवायु जो प्रदेश है वो आपके कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। और प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने? वो आपके 20 हैं। कितने? 20। आपको जो याद रखना है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो आपके 9 है। प्रदेश में जो ऋतुएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो फसलें भी कितनी की जाती हैं? 3। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। जो रबी फसल होती है वो शीत की फसल होती है, जो अक्टूबर और नवंबर से की जाती है, और अप्रैल और मई में इसको काट लिया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, गन्ना और बरसीम, ये आपकी रबी की फसल हो जाती हैं। और आपकी जो जायद फसल, जिसको गर्मी की फसल भी कहा जाता है, या पानी की कमी, या ये शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं? शुष्क, जिसमें अप्रैल में बोई जाती है और जून में इनको काट लिया जाता है। और आपसे ये पूछा जाता है इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो मूंग है, और उड़द है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये तुम्हारी जो है वो जायद फसल होती हैं। और जो आपकी खरीफ फसल है वो कौन कौन सी है? मानसून की फसलें, इनको क्या कहा जाता है? मानसून की फसलें कहा जाता है, जिसको जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, मूंगफली, कपास और तंबाकू। तो आपको इनको खासकर 3 को याद रखना, क्योंकि अपने क्षेत्र में ये मिट्टी नहीं हो, ये फसल नहीं होती, तो जल्दी से बच्चों को ये याद नहीं रहती है। तो मूंगफली, कपास और तंबाकू, ये तुम्हारी खरीफ की फसल है। जो फल उत्पादन में क्या, जो आम है, दशहरी जो आम है, जो फेमस आम है, वो कहाँ पाया जाता है? लखनऊ में, जिसको मलिया वाला बाग भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिया वाला बाग कहाँ है, तो वो लखनऊ में है। और कौन सा आम पाया जाता है मलिया वाले बाग में? तो दशहरी आम पाया जाता है। और लंगड़ा आम कौन सा पाया जाता है? लंगड़ा कहाँ पाया जाता है? आपका वाराणसी में। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? जो नरेंद्र मोदी जी है, वो उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो वो जो आम पसंद करते हैं वो कौन सा आम करते हैं? वो लंगड़ा आम पसंद करते हैं। कौन सा आम करते हैं? लंगड़ा पसंद करते हैं। जो सफ़ेदी या सफ़ेदा जिसको बोलते हैं, और चौसा आम, ये आपका सहारनपुर में पाया जाता है। कौन सा? सहारनपुर में ये आम पाया जाता है। स्टॉल या रसटॉल भी इसको कहा जाता है, ये आपके मेरठ वाले क्षेत्र में ये आम पाया जाता है। जो प्रदेश का जो आम जब दूसरे राज्यों में या किसी देश में बेचा जाता है, तो नवाब ब्रांड के नाम से इसको बेचा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो आम बेचा जाता है वो नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जो आंवला है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? जो राजा भैया कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के। तो राजा जो भैया है उनका बहुत बड़ा बाग है। कौन है? बहुत बड़ा बाग है। तो उनके जो बाग में सबसे ज़्यादा आंवला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आंवला। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। और जो केला है वो वाराणसी और कौशाम्बी में। और हमने आपको अभी बताया था, जो नरेंद्र मोदी जी हैं सबसे ज़्यादा जो आम पसंद करते हैं वो कौन सा पसंद करते हैं? लंगड़ा आम करते हैं। कौन सा? लंगड़ा आम करते हैं। और वो और क्या पसंद करते हैं? केला पसंद करते हैं। और क्या करते हैं? और अमरूद सबसे ज़्यादा प्रयागराज और कौशाम्बी में पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रख लेना, जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए जब इलाहाबाद जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो फल खाते हैं वो क्या खाते हैं? अमरूद खाते हैं। क्या खाते हैं? अमरूद। और लीची, माल्टा, संतरा और पपीता सबसे ज़्यादा सहारनपुर में पाया जाता है। जो आलू है, आलू का जो जोन है, सबसे बड़ा जो जोन है वो तुम्हारा आगरा जोन है, अलीगढ़ और कानपुर और मेरठ। लेकिन जो सबसे बड़ा जो जोन है, जो दक्षिण भारत में जो यूपी का जो निर्यात आलू होता है वो आपके आगरा से ही निर्यात होता है। तो आलू का जो निर्यात है वो ताज ब्रांड के नाम से निर्यात होता है। जो उत्तर प्रदेश का जो आलू जब आगरा से दक्षिण भारत के लिए जाता है तो ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर है। सबसे ज़्यादा क्या है? कोल्ड स्टोर है। जो आपका पान है वो कहाँ पाया जाता है? बांदा, महोबा, ललितपुर। इस प्रकार के उत्तर प्रदेश के जो 24 ज़िले हैं उसमें पान की खेती की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पान होता है वो आपका
महोबा में होता है। कहाँ पर होता है? महोबा में। इसके बाद आपका बांदा में होता है। जो इत्र नगरी है, जो आपकी जो इत्र नगरी है, किसको कहा जाता है? कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है कि इत्र सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? तो आप कन्नौज में बताओगे। जो इत्र जो बनता है वो पुष्पों से बनता है। किससे बनता है? पुष्प से बनता है, और कन्नौज को इत्र नगरी से जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश में और भारत में जो कुल में था जो ऑयल जो उत्पादन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश अकेले 90% करता है। कितना करता है? 90% करता है। और जो मेथा ऑयल का जो उपयोग हुआ था, जो आप परफ्यूम लगाते हो, उनकी फ्लेवर में किया जाता है और पुदीना में किया जाता है। ये कई प्रकार से आपका उपयोग किया जाता है। और प्रदेश में सब्जी जो निर्यात जोन है वो आपका वाराणसी है। सब्जी जो निर्यात जोन है वो क्या है? वाराणसी। तो आप कैसे इसको याद रखोगे? जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र किसका है? मोदी जी का है। तो उसमें एक तो केला था, और दूसरा लंगड़ा आम, और तीसरा आपका सब्जी। तो तीसरा आपका क्या हो गया? सब्जी। जो उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ में हुई थी, और 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 1938 को हुई थी। तो आप इसको याद रखोगे। और राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों में वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1973 को इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार यानी कि भारत में 1970 और 71 में इसको स्टार्ट किया गया था। भैंस या किसी नस्ल की गाय के दुग्ध उत्पादन के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आपकी भैंस भी हो गई और गाय भी हो गई, तो दोनों की नस्ल के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जो नंद बाबा जो पुरस्कार है वो ओनली तुम्हारी गाय की नस्ल के लिए दिया जाता है। यानी गाय की जो नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। अब जो नंद बाबा थे वो गाय को चराते थे, तो इसलिए इसको नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? ओनली गाय की नस्ल के लिए। जो प्रदेश में चकबंदी योजना कब आई? ये 1954 में। कब आई? 1954 में। ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन जो प्रदेश में जो चकबंदी योजना कब आई? 1954 में। और एंटी भूमाफिया जो टास्क फोर्स बनाया गया वो कब बनाया गया? योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसके द्वारा बनाया गया 8 मई 2017 को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटी भूमाफिया टास्क जो गठन है वो कब हुआ? एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 8 मई 2017 को। ये राज्य में कृषि उत्पादन मंडलीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1973 को। कब हुई थी? 1973 में। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब चालू हुई? वो 1999 और 2000 में। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चलाई गई? वो 1999 और 2000 में। और किसान मित्र योजना कब आई? 18 जून 2001 को। तो आपको सीधा सन याद रखना, किसान मित्र योजना 2001 और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 और 2000। और नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग जो नीति है वो कब आई? आपकी 2023 में, जनवरी 2023 में आई। ये आपका करंट का क्वेश्चन भी हो जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई? जनवरी 2023 में। तो जैविक खेती हेतु जो मॉडल के रूप में जो चयनित जिला है वो तुम्हारा हमीरपुर। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है कि जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में जो चयनित जिला है वो कौन सा है? आपका हमीरपुर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु 10 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसान समृद्धि योजना का गठन किया गया, जिसमें से 19 जिले जो विकसित और 40 जिले जो विकासशील और 16 जिले कम विकासशील की श्रेणी में रखा गया है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ खाद्यान्नों की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, चीनी, एथेनॉल, दुग्ध, आलू, आम, आंवला, तरबूज और पशुधन, इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस खाद्यान्न में सबसे आगे है या प्रथम स्थान पर है। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है।
हमारे इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं और ये आज का मेरा चौथा वीडियो है और बड़ा ये इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।